हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSC 2025, जिसके अंदर आपकी टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी निकली है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डिटेल से वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डायरेक्ट इसी पेज पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इंडेक्स दे रखा है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, मतलब आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है या आपको फ़ीस चेक करनी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के पेज नंबर देख के उसको ओपन कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी है फॉर ट्रिब्यूनल स्टूडेंट्स एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश अंडर, आपकी जो ये NESTS है, ये किसके अंडर एस्टेब्लिश है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जिसने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की है उन एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए, डायरेक्ट बेसिस टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन, मेल और फीमेल दोनों के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, इनके लिए आपकी वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो आगे चलिए। और अगर आपकी जॉब लगती है EMRS के अंदर, मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर, तो वहाँ आपको हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है। वहीं पे रहने की सारी फैसिलिटीज़ आपको वहीं स्कूल में ही मिलती है। ये जो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है, जो 6th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। उनके लिए आपका सेपरेट है, बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, स्टाफ के लिए है, मेस फैसिलिटी है, प्ले ग्राउंड है, और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 23 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। एप्लीकेशन जो फ़ीस है इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल, SC, ST एंड PW कैंडिडेट। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल मैंडेटरी, ये सब के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, सिर्फ फीमेल, SC, ST और PWD के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ठीक है, GST आपकी इंक्लूड होगी इसके अंदर। उसके बाद आप कोई भी अदर मेथड से, लाइक मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, IPO, इनके थ्रू आप फॉर्म पेमेंट नहीं कर सकते हो। आपकी जो फ़ीस है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब देखो आपकी फ़ीस किस तरीके से है। फॉर फीमेल, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं, प्रिंसिपल, PGT एंड TGT और नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 0 रहेगी। उन्होंने पहले बोला सिर्फ आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, यानी कि आपकी 500 रुपये फ़ीस है। और जो फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल, SC, ST एंड PWD, मतलब जर्नल और UR, सिर्फ UR ही बचे। जो UR कैंडिडेट है उनके लिए है, प्रिंसिपल के लिए एंट्री फ़ीस 2000 है, PGT, TGT के लिए 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये है। प्रोसेसिंग फ़ीस सेम है आपकी 500, 500, 500, यानी कि आपका टोटल हो गया प्रिंसिपल के लिए 2500, PGT, TGT के लिए 2000 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये। ठीक है, उसके बाद है आपका जो एग्ज़ाम है, सिटी अलॉटेड विद द डेट ऑफ एग्जाम एंड एडमिट कार्ड आपकी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। टायर 1 एंड टायर 2, दो टायर में आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सारी चीज़ आपके जब भी टायर एग्ज़ाम होगा, सेंटर होगा या जितना भी ड्यूरेशन होगा, वो सब आपको वेबसाइट पे डाल के बता दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी डिस्प्ले स्कैन कॉपी है OMR शीट की, अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस ऑन NESTS वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के नाम, टायर 2 के लिए उनका भी नाम, जो प्रिंसिपल और JSA के लिए अप्लाई करते हैं, रिज़ल्ट वगैरह जो आएगा वो भी आपका इसी पे आएगा वेबसाइट पे। जो शॉर्टलिस्ट होंगे स्किल टेस्ट के लिए, JSA के लिए जिनकी टाइपिंग होगी, उनके लिए भी शॉर्टलिस्ट करने की वेबसाइट सेम पे डलेगा। आपकी जो परफॉर्मेंस रिज़ल्ट आएगा वो भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपका इंटरव्यू से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो सारा आपको आपकी इसी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल है उसके लिए आपका इंटरव्यू भी होगा। डिक्लेरेशन ऑफ ESSC रिजल्ट 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बाय कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टायर 2 एग्जाम एंड इंटरव्यू इन द रेशियो 80% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन मोड, आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो। द एप्लीकेशन फॉर्म एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन के अलावा आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है कि आप एक पोस्ट के लिए ही, जैसे मान लो अगर आप पीजीटी में किसी के लिए अप्लाई करते हो तो पीजीटी में सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, दूसरी पोस्ट के लिए नहीं। टीजीटी में अप्लाई करते हो तो टीजीटी में एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, दूसरी के लिए नहीं। हाँ, अगर आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, टीजीटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, अकाउंटेंट के लिए भी, तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको तीनों की फ़ीस पे अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा प्रिंसिपल के लिए वो तो दिल्ली में ही होगा, लेकिन जो अदर पोस्ट है उनका जो भी एग्ज़ाम होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, उनके पास कितनी एप्लीकेशन आती है, उसके बाद जो भी आपने ऑप्शन फिल किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में उसके हिसाब से आपकी एग्ज़ाम सिटी आएगी। ठीक है। टोटल जो आपकी वैकेंसीज़ है देखो, प्रिंसिपल के लिए 225, पीजीटी के लिए 1460, टीजीटी के लिए 3962, फीमेल स्टाफ 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, जेएसए 228, लैब अटेंडेंट 146। टोटल हो गया आपकी 7267 पोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, फिर इसमें आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया कि यूआर के लिए कितनी है 116, ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 33, इस तरीके से। ये आपका पीसीटी के लिए है। कॉमर्स में टोटल 120 है, जिसमें से 49 यूआर की है, 12 ईडब्ल्यूएस की है। केमिस्ट्री में 71, 16, 45 ये आपकी। नेक्स्ट आपकी टीजीटी के बारे में बता रखी है सारी। टीजीटी ग्रुप बी, टीजीटी रीजनल लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से। उसके बाद टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी, म्यूज़िक, आर्ट, पीटी फीमेल, लाइब्रेरियन, इन सब की है। नेक्स्ट है आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ में हॉस्टल वार्डन की, हॉस्टल फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट 26, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, ओबीसी एनसीएल की 16, एसटी की 9, एसटी की 4, जेएसए के लिए जनरल की 94, ईडब्ल्यूएस की 22, ओबीसी की 61। इस तरीके से है आपकी। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मान लो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वहाँ पे आप पहले अपना चेक कर लीजिए भाई किस में कितनी पोस्ट है, उसी हिसाब से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है। ये है आपका पीडब्ल्यूबीडी वाला पोर्शन। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, आपका जो भी क्राइटेरिया मांगा गया है, मान लो ग्रेजुएशन मांग रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है, एज मांग रखी, वो सब आपका 23 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पे मेंशन है वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा विल बी 23/10/2025 बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन 23 अक्टूबर 2025। If the last date to submit application form is extended due to administrative reason, the cut-off date for determining various eligibility will be 23 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये है इसमें कि भाई आपका 23 अक्टूबर 2025 तक ही होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका एक ये पॉइंट है आपका, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन टू द नोटिफाइड पोस्ट एवरी कैंडिडेट हैव टू स्कोर 30% आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए और 25% आपका एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में होना चाहिए टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। उसकी आपकी सैलरी की लेवल ऑफ पे, तो जो प्रिंसिपल है उसका लेवल 12 रहने वाला है 78,800 से 2,09,200 तक। पीजीटी के लिए 47,600 1,51,100 तक जा सकती है। टीजीटी में आपकी 44,900 1,42,400 तक। लाइब्रेरियन की 44,900 से 1,42,400 तक। आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन टीचर 35,400 1,12,400। फीमेल स्टाफ नर्स 29,200 से 92,300 तक। हॉस्टल वार्ड फीमेल 29,200 से 92,300। अकाउंटेंट के लिए आपकी 35,400, जेएसए के लिए 19,900 और लैब अटेंडेंट के लिए 18,000। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका टायर 1 के लिए विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू, ओएमआर शीट, आपका पेन पेपर का जो एग्ज़ाम है उस तरीके से होगा। सेकंड जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यू पेन पेपर मोड ही होगा। आफ्टर टायर 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, तो देखो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका ना जो भी एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर मोड होने वाला है, आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपके। ठीक है, फर्स्ट पेपर में तो एमसीक्यू ही होगा, सेकंड पेपर में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा और साथ में एमसीक्यू भी होगा, दोनों चीज़ होगी। ठीक है, मतलब जिसमें लिखना भी होगा और टिक भी करना होगा।
और जो उसके सेकंड टायर होने के बाद जो भी आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट है और जिसका स्किल टेस्ट है जेएसए के लिए, उनको बुलाया जाएगा। ठीक है। जो आपका मीडियम रहने वाला एग्ज़ाम का वो बाइनोमियल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। और जो भी आपकी कंडक्टेड रीजनल लैंग्वेज है आपने ऑप्ट की है कैंडिडेट ने, उसमें आएगा। ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है देखो, जो टायर फर्स्ट है आपका प्री जिसको बोलेंगे, क्वालिफाइंग है, ऑब्जेक्टिव टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें आपकी रीजनिंग 10 नंबर की, जीके 10, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट 30-30 के, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस ऑन आपको साइट पे मिल जाएगा 30 नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों, मतलब 10-10 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद है सेकंड टायर। सेकंड में क्या होगा, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल आस्पेक्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका 50 का होगा, 15 का होगा। टोटल मार्क्स 40 MCQ 40 नंबर के ही, जो 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा वो आपका 60 नंबर का होगा, यानी कि 55 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, 3 घंटे आपको दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड में पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू 40 नंबर का होगा, वेटेज जो होगी आपकी 80 और 20% के हिसाब से होगी। पीजीटी के लिए ये था आपका प्रिंसिपल के लिए था। ठीक है। देखो उसके बाद है आपका पीजीटी में 10 नंबर की जीके, रीजनिंग 15 की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15, टीचिंग एप्टीट्यूड 30, डोमेन नॉलेज 30, 20, इस तरीके से, मतलब आपको इस तरीके से दे रखा है। लैंग्वेज दे रखी है आपकी 20-20 नंबर की। तो ये आपका एग्ज़ाम होगा। द पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर, डेट इज़ मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। आपको इंग्लिश और हिंदी में से 20 में से 8 नंबर लेके आना है। ठीक है। सेम वही 55 और 100 डिस्क्रिप्टिव में। फिर टीजीटी के लिए है, सेम है आपका वही पैटर्न, बस आपके जैसे टीजीटी के लिए थोड़ा सा लेवल अलग आएगा, पीजीटी के लिए आपका लेवल अलग आएगा। ये आपकी हो गई। फिर सेकंड के लिए हो जाएगा, ये आपका हॉस्टल वार्डन के लिए है। उसके बाद दोनों में आपके दो किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करो, आपके 2 ही टायर होंगे। फर्स्ट में MCQ, सेकंड में डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों। अकाउंटेंट के लिए जनरल अवेयरनेस 10, रीजनिंग 20, नॉलेज ऑफ आईसीटी 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 30, और जनरल इंग्लिश और हिंदी आपकी 20, 100 नंबर की 100। सेकंड में जो भी आपका सब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन टायर सेकंड एग्जामिनेशन। जो भी आपकी परफॉर्मेंस बनेगी वो सेकंड टायर के हिसाब से बनेगी, मतलब जो आपका डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों होगा उसके बेस पे होगी। फर्स्ट वाला पेपर जो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, साफ साफ मेंशन करा हुआ है। ये फीमेल स्टाफ का है आपका। नेक्स्ट है आपका जूनियर JSA के लिए है, इसमें भी सेम वही 2। इसमें आपका एक चीज़ हो रहा है बस, इन जो स्किल टेस्ट है वो होगा। ये था आपका लैब अटेंडेंट के लिए। मार्किंग स्कीम 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी इनकरेक्ट, यानी कि 1/3 0.33 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1 नंबर आपका सही आंसर का होगा। ठीक है। आपकी OMR शीट है, जो आपकी जो भी आप मेल वगैरह डालोगे उसके ऊपर आपकी आ जाएगी, साथ में ही आपका आंसर की भी डाल दी जाएगी जब भी आपका रिजल्ट आएगा। कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो या इस पे मेल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है। जो भी आपको कैंडिडेट मस्ट नॉट मल्टीरेट द एडमिट कार्ड और चेंज एनी एंट्री मेड देयर इन, मतलब ये होता है कि जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया तो उसमें आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया, ईमेल आईडी वगैरह दी है, वो आपकी जब तक इसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती इतने आप अपने चेंज ना करें, ताकि आने वाली अपडेट आपको इजीली मिल सके। इसके अंदर ये बता रखा है कि आपको क्या क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो सेंटर पे तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी पड़ती है जो आपने एप्लीकेशन में अपलोड करी है वही, उसके साथ एक ID प्रूफ लेके जाना पड़ता है। ये सब रफ वर्क के लिए ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क आर टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द टेक्स्ट बुकलेट। जब भी आपको शीट मिलती है, मान लो जो आपका एग्ज़ाम पेपर आता है इसमें मान लो ये 20 पेज का होगा, तो इसके अंदर लास्ट पेज होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है रफ वर्क, दोनों साइड से प्लेन होता है, तो उसके ऊपर ही आपको काम करना होता है। ये तो आप अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हो तो भी वहाँ पे आपको रफ शीट दी जाती है। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता रखी है कि प्रिंसिपल के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए साथ में, या फिर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, या 50 साल के आप 50% मार्क्स से आपने इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की हो। ठीक है।
अप टू 55 साल तक की आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, जो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। जनरल के लिए 50 साल है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपको सारा है। और का मतलब है इनमें से आपने कुछ भी किया हो तो आप एलिजिबल। डिज़ायरेबल में ये वो होता है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर भी फॉर्म को भर सकते हो। ये आपका TGT का है, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। SC ST OBC के अंदर अप टू 55 ईयर ऑफ EMRS एम्प्लॉइज़। यहाँ पे भी सेम, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे भी वही है कि जो EMRS एम्प्लॉइज़ हैं ऑलरेडी वहाँ पे और वो अप्लाई करते हैं तो उनकी एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें भी सेम वही है। PGT के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द डिटेल गिवन बिलो, या और उसके साथ 50% मार्क्स होने चाहिए जिसमें आपकी BEd भी हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स के अंदर, एंड उसके साथ BEd डिग्री हो आपकी, या आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो। और इस तरीके ये सारी आपको डिटेल दी गई है, ठीक है। ये कॉमर्स का है। इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैड स्टडी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी एट ग्रेजुएशन लेवल, होल्डर ऑफ MCOM इन इकोनॉमिक्स शैल बी नॉट एलिजिबल। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद PGT कंप्यूटर साइंस के बारे में दे रखा है, TGT के लिए दे रखा है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पॉज करके अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लेना, ठीक है। CTET, अगर क्वालिफाइंग द CTET कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेपर सेकंड, CTET सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज एसेंशियल, ठीक है। ये TGT हिंदी का है, इंग्लिश का है, ये सारा है। उसके बाद है आपका TGT कंप्यूटर साइंस है, आर्ट टीचर के लिए है, म्यूज़िक टीचर है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर है, मतलब जिस भी टीचिंग के लिए। लाइब्रेरियन के लिए आपकी 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, बैचलर डिग्री की हो 50% नंबर्स के साथ, या फिर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से किया हो 50%, इंटीग्रेटेड कोर्स हो जिसमें मास्टर भी हो गया और आपका बैचलर भी हो गया हो, वो सब। डिज़ायरेबल में है, एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज है तो भी ठीक है, पर आप एलिजिबल हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। फीमेल स्टाफ 35 साल तक BSc ऑनर्स नर्सिंग में की हो, या BSc नर्सिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से की हो, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इनसे की हो। देखो ऐसे अगर मैं बनाने लगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो अगेन मैं कह रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखो, हॉस्टल वार्डन के लिए 35 ईयर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, या बैचलर डिग्री की हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। अकाउंटेंट में 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैचलर डिग्री कॉमर्स से की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट अलाउड, यानी कि आपने BCA किया हो, ये करा हो तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हो, या BA किया हो, BM, सिर्फ BCom मतलब BCom और MCom कर रखी हो तो। वैसे तो इन्होंने BCom ही मांगी है सिर्फ, ठीक है। JSC के लिए सीनियर सेकेंडरी +2 सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हो। आपके पास टाइपिंग भी आनी चाहिए आपको। लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं पास कर रखी हो और साथ में आपके पास लेबोरेटरी का डिप्लोमा हो, या 12वीं पास कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये आपको रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, ये सारी। तो बाकी ये आपको ये बता रखा है कि जो भी आप सर्टिफिकेट लगाओ वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे EWS के बारे में बता रखा है कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर का फीट से ज़्यादा का घर नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट 200 यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बता रखा है। तो सेम यही चीज़ आपके EWS का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रखा है। उसके बाद ये सारे आपको सर्टिफिकेट्स ही दे रखे हैं कैटेगरी वाइज। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। बाकी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी जो भी डाउट होंगे उनको सॉल्व कर लूँगी। लिंक अगेन मैं बता रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इस पर डायरेक्ट आपकी PDF ओपन हो जाएगी। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब डिटेल से वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं।